गोली चलाने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को? बोलो। सब गन का लाइसेंस है हमारे पास, खाली हवा में फायर किए थे, हमारी गोली नहीं लगी साहब। हमारी गोली भी नहीं लगी साहब, हम तो पल्लवी दीदी की शादी की खुशी में फायरिंग कर रहे थे। तुम दोनों की गोलियां नहीं लगी तो कोई तीसरा भी गोली चला रहा था क्या? सब फायर तो हम ही लोग किए, लेकिन सेठ जी को गोली हमने नहीं मारी साहब। तुमने नहीं मारी तो फिर किसने मारी? हम तो उन्हें सपने में भी मारने की नहीं सोच सकते साहब। पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना कानूनन जुर्म है। इनके राइफल जब्त करो और बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दो, और जांच का रिपोर्ट जब तक नहीं आता तुम दोनों हमारे सस्पेक्ट हो। गाड़ी में बिठाए ना। हम तो बारात का वेट कर रहे थे, फिर अचानक से किसी की नजर लग गई, जो समधी जी को गोली लग गई। वैसे कायदे से तो बारात आप लोगों को लेकर जानी चाहिए। ये रस्म उल्टी करने की कोई खास वजह? सर, पल्लवी पहले से अतरंगी स्वभाव की है, वो हर काम अलग तरीके से करना पसंद करती है। इसीलिए जब अविनाश ने शादी के लिए हाँ कह दी तो पल्लवी ने जिद की, बारात मैं ही लेकर आऊंगी। पल्लवी और उसके फैमिली को आप कब से जानती हैं? मेरे पति और जयशंकर जी बचपन के दोस्त थे। मेरे पति के देहांत के बाद से ही अविनाश जयशंकर जी की फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पे काम करता था। पल्लवी को अविनाश पहले से ही पसंद था। वो पिछले 2 साल से भाई को प्रपोज कर रही थी, लेकिन भाई ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो फिर अचानक तैयार कैसे होगा तुम्हारा भाई? अब मम्मी को कैसे मना कर सकते हैं? जब मम्मी को पता चला कि पल्लवी भाई से शादी करना चाहती है तो बस भाई को हाँ बोलना ही पड़ा। सर, पल्लवी मुझे पसंद थी, लेकिन जयशंकर अंकल के यहाँ काम करके भी मैं श्योर नहीं था कि मैं पल्लवी को वो ऐशो आराम की जिंदगी दे पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मैं ये शादी से भाग रहा था। सर, ये रहा बंटी और ये गुड्डू, दोनों के हाथ में गन्स है, लेकिन तीसरा तो दिख नहीं रहा। पूरी फुटेज में उन दोनों ने फायरिंग हवा में ही की है, लेकिन जिस दिशा से गोली चली है ये तय है कि किसी ने दूर से बंदूक चलाई है। लेकिन भी बैलिस्टिक रिपोर्ट आने का इंतजार करो। अब तक ये माना जा रहा था कि पल्लवी के पिता जयशंकर पर हुआ हमला हवाई फायरिंग की हुड़दंग करने वालों की चूक से हुआ था, लेकिन कई बार अपनों के जश्न में गैर भी शरीक होते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये काफी मशहूर कहावत है, लेकिन इस शादी में ऐसा कौन अब्दुल्ला था जिसने पल्लवी के पिता पर गोली दाग दी? सामने आने वाले फैक्ट्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन को यही इशारा दे रहे थे। सर, जयशंकर की डॉक्टर और बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर पे गोली ऊंचाई से चलाई गई थी, मतलब बुलेट ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे एंगुलर शेप में आके धसी, और जख्म की गहराई देख के लगता है कि गोली कम से कम 40 से 50 मीटर दूर से चलाई गई थी। एक बात तो क्लियर है, गोली बंटी या गुड्डू ने नहीं चलाई। भारत में तीसरा आदमी था जिसने जयशंकर पे गोली चलाई। राइट सर, क्योंकि गोली दूर से चली, बारात से नहीं। मुझे लगता है हमें क्राइम स्पॉट पे दोबारा जाना चाहिए। चलो सर। अरे बाबा, हाँ बोला तो मैं पहुंच रहा हूँ, अब तुम फोन रखोगे तभी तो मैं पहुंचूंगा। चलो बाय। किससे बात कर रहे हो? माँ, वो पल्लवी है, वो बहुत घबराई हुई थी इसलिए उसने फोन किया। हाँ, मगर तुम जा कहाँ रहे हो? माँ, वो फैक्ट्री जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। फैक्ट्री तो तुम जाओगे ही, लेकिन पल्लवी और उसके परिवार वालों को तुम्हारी जरूरत है। आखिर तुम उस परिवार के होने वाले दामाद हो। जाते हुए ये टिफिन हॉस्पिटल में दे देना, और थोड़ा वक्त पल्लवी के साथ भी गुजारना। ठीक है। संभाल के। विनय, वहां खड़े रहना। वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से जयशंकर नाचते नाचते यहां था, इस पोजीशन में। गोली उसे 40 या 50 मीटर दूरी से मारी थी। और बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली एंगुलर शेप में, मतलब इस डायरेक्शन में आई थी और यहां लगी थी। तो हो सकता है कि गोली उसे शायद वहां से मारी हो।
कहीं से चलाई होगी। सर इतने डिस्टेंस से शूट तो कोई प्रोफेशनल शूटर ही कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयशंकर को मारने के लिए किसी ने सुपारी दी थी? ये सुपारी ही दी गई है। अब सिर्फ ये पता करना है कि जयशंकर को मारना कौन चाहता था। खबरियों को काम पे लगा दो, पता करो कि जयशंकर को मारने की सुपारी किसने ली थी। और हाँ, तब तक मैं जयशंकर के घर वालों से मिलता हूँ, पता तो चले जयशंकर को मारने का मोटिव किसके पास था। शेखर, शेखर, क्या हुआ? पापा मर जाएंगे। नहीं शेखर, पापा को कुछ जयशंकर जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई बिजनेस में कोई दुश्मन? दोस्ती रिश्तेदारी में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। काम का तो पता नहीं। काम से जुड़े दुश्मन को तो शायद अविनाश ही सबसे अच्छा जानता होगा। नहीं सर, हमारे क्लाइंट लिस्ट में तो ऐसा कोई भी नहीं जिसकी अंकल से कोई दुश्मनी हो। हाँ है ना मेरे पापा के दुश्मन। कौन? मेरी बुआ। बुआ मतलब केतकी? जी, पापा की लाडली बहन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि केतकी आपके पापा को मारना चाहती है? क्योंकि सर वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मतलब? सर, शेखर की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और जन्म के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई। शेखर बचपन से ही बीमार रहता था और उसे संभालते संभालते बुआ का टाइम निकल जाता था। सर तब मैं 10 साल की थी। पापा काम में बिजी रहते थे और बुआ शेखर को संभालने में, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने शादी नहीं की, जिसलिए पापा हमेशा बुआ को दया की मूर्ति मानते थे। लेकिन रस्म के वक्त ये खुशियां मेरी जिंदगी में भी आ सकती थी, लेकिन आया बना के रख दिया मेरे भाई ने मुझे। खैर, अब इस पल्लवी को जाने दो, फिर देखना शेखर को अपनी जिंदगी से कैसे हटाती हूँ मैं। और सिर्फ शेखर को नहीं, मेरे भाई को भी चुन चुन के बदला लूंगी। सुन, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। बुआ, किससे बात कर रही थी आप? किसी से तो नहीं। अगर तुम्हें शक था तो तुमने ये बात पापा को क्यों नहीं बताई? बताई थी, लेकिन मैंने कहा ना कि पापा बुआ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे। पल्लवी, ऐसा क्या कर दिया केतकी ने कि तुम जब बोलती हो उसके खिलाफ ही बोलती हो? तुम्हें पता नहीं उसने अपनी सारी जिंदगी दे दी हमारे परिवार के लिए। मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता उसके खिलाफ। लेकिन पापा आप समझिए, मैंने खुद सुना है उन्हें ये कहते हुए कि वो आपको और शेखर को अपनी जिंदगी से निकाल देंगी। मैं जानता हूँ तू ये सब क्यों कह रही है। ये घर मैंने जब से उसके नाम पर ट्रांसफर किया है ना, तू सही नहीं पा रही। हाँ पापा, बुरा लगा ये देख के कि ये घर जो आपने मम्मी के नाम गिफ्ट किया था वो बुआ के नाम कर दिया। लेकिन पापा, इस बात का उससे कोई मतलब नहीं है। यही समझाना चाह रहा हूँ तुझे, इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये घर उसके नाम पर इसलिए ट्रांसफर किया है कि मेरे बाद उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं। बेटा, शेखर का ध्यान उसे जिंदगी भर रखना है। लेकिन पापा, बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। सब पापा को लगता था कि बुआ शेखर का ख्याल रख रही है, लेकिन एक मिनट सर, शेखर यहाँ आओ। ये देखिए सर। बेटा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? गिर गया था। गिर गए थे या बुआ ने गिराया था? नहीं। सच बोल शेखर। सच बोल रहा हूँ। चलो। पल्लवी की बातों का मैं बुरा नहीं मानती सर। बिन माँ की बच्ची है वो। भाभी के डेथ के बाद शेखर की वजह से मैं कभी उसे टाइम ही नहीं दे पाई। क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहा है तू? क्या हुआ आज तुझे? दूध पीना बेटा। बुआ, ये समझाइए ना मुझे। बेटा तुझे देखूं, बच्ची को देखिए, घर को संभालूं मैं। पल्लवी, क्या ये
तुम फिर से फेल हो गई? क्या हो रहा है? भैया इससे बाहर आओ तो मैं कुछ करूँ ना इसके लिए। ठीक है, पर उसकी पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। केतकी, मैं सोचता हूँ कि इसे हॉस्टल भेज देना चाहिए। नहीं पापा, मुझे हॉस्टल मत भेजिए, बुआ समझाइए नहीं। देखो, अगर तुम हॉस्टल में जाओगी तो तुम्हारे बराबरी के और भी बच्चे होंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम ठीक से पढ़ पाओगी। सच कह रहे थे पापा, तेरे लिए हॉस्टल ही सही है। बस पल्लवी को यही लगा कि अगर मैं उसे संभाल लेती तो उसे कभी अपने पापा और भाई से दूर नहीं जाना पड़ता। इसीलिए शायद पल्लवी को ये लगता है कि भैया पर जो हमला हुआ वो मैंने करवाया है। मैडम, केतकी जी तो बड़ी ही जिम्मेदार और प्यार करने वाली औरत है। और वैसे भी आजकल के ज़माने में कौन अपनी इच्छाओं को मारकर अपने भाई के बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिताता है। सर, मैं शेखर को स्पेशल ट्यूशन देने जयशंकर अंकल के घर जाता हूँ तो मैंने कई बार नोटिस किया कि पल्लवी केतकी जी को भाव नहीं देती। सर, पल्लवी थोड़ी जिद्दी तो है और वो अटेंशन भी बहुत डिमांड करती है। इतने साल हॉस्टल में देने के बाद हो सकता है कि उसे अपने पापा और भाई की पूरी अटेंशन चाहिए हो, इसलिए वो केतकी बुआ से चिढ़ती है, क्योंकि जयशंकर अंकल सबसे ज़्यादा बुआ को ही मानते हैं। सबकी बातों से तो ऐसे ही लगता है कि पल्लवी जानबूझकर अपनी बुआ पर आरोप लगा रही है। जयशंकर पे जो हमला हुआ था उसका फायदा उठाकर अपनी बुआ को लोगों की नजरों में गिराना चाहती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पल्लवी सच बोल रही है। आखिर इतने बड़े हादसे का इल्जाम अपनी बुआ पे क्यों लगाएगी? हो सकता है। इस बुआ भतीजी को अच्छे से समझना पड़ेगा। एक काम करो, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट निकालो। खबरियों से सुपारी किलर्स के बारे में कुछ पता चला? खबरियों ने 5 आदमियों पे शक जताया। सबके सब आगरा के नामी शूटर्स हैं। सब इस वक्त अंडरग्राउंड है। इनके फोटोग्राफ्स के जो भी मिलता है वो लेकर आना। हो सकता है इनमें से किसी को शादी के वक्त किसी ने देख लिया हो। ओके सर। इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि जयशंकर पर हुआ हमला कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से तो नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हत्या करने वाले के साथ साथ हत्या की साजिश रचने वाले के भी सुराग ढूंढे जा रहे थे। आप में से किसी ने इन्हें देखा है? ये सारे शार्प शूटर हैं और हमें शक है कि जयशंकर पे गोली इन्हीं में से किसी ने चलाई। नहीं सर, इनमें से किसी को नहीं देखा। ध्यान से देखो, याद करने की कोशिश करो, शायद सुपारी देते वक्त देखा होगा। कब तक अपना सच छुपाओगे तुम? नहीं सर, हम में से किसी ने नहीं देखा इसे। पल्लवी का बयान बार बार केतकी की तरफ उंगली उठा रहा था, लेकिन केतकी के पास अपने भाई को मारने का कोई मोटिव था या फिर पल्लवी की अपनी कोई गलतफहमी थी। लेकिन इस थ्योरी में सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि क्या पल्लवी के पास अपने पिता को मरवाने का कोई मोटिव था? डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है अभी उनकी? ही इज आउट ऑफ डेंजर, इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। क्या मैं उनका स्टेटमेंट ले सकता हूँ? अभी नहीं, 3 से 4 दिन बाद। ठीक है, जरा आपसे बात करनी थी। बैंक डकैती केस में जिनको पकड़ा है उनके स्टेटमेंट लेके उनको कोर्ट में हाजिर करो। सर, पल्लवी और केतकी दोनों के कॉल रिकॉर्ड में एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि सस्पिशियस है, लेकिन दोनों के बैंक स्टेटमेंट में काफी कैश विथड्रॉल के ट्रांजैक्शंस है। मैंने पूछा तो दोनों ने बताया कि शादी के लिए पैसे निकाल रहे थे। हेलो, ये कैसे हो गया? सर, हमें ब्लड टेस्ट से पता चला है कि बॉडी में जहर था और हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जहर आया कहां से। एक पेशेंट को आपके यहाँ जहर देकर मार दिया गया, इसका अंजाम जानते हैं क्या होगा? आप और आपका स्टाफ जयशंकर जी का ट्रीटमेंट कर रहा था, फिर ये कैसे हो गया? सर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। समझ में नहीं आ रहा है या आप और आपका स्टाफ इन्वॉल्व है जयशंकर जी को मारने में? प्रसाद, तुम यहाँ ड्यूटी कर रहे थे या क्या कर रहे थे? जयशंकर जी को मिलने कौन कौन आया था? साहब, उनको मिलने तो कोई नहीं आया था। हाँ, नर्स रोहिणी इनको दवाई देने के लिए आई।
हो गया ना बदला पूरा, मार दिया ना पापा को। क्या बोल रही है तू? वक्त की नजाकत का तो समझ। मैं क्यों मारूंगी उसे? वो मेरा भाई था। तुम उन्हें दुश्मन मानती थी। पल्लवी बहुत बुरा किया तुमने। पुलिस के पास लेके जाऊंगी। पल्लवी छोड़ूंगी नहीं मैं तुमने मार दिया पापा को। मार दिया। नहीं पल्लवी कंट्रोल। पुलिस अभी तक ये पता लगा ही रही थी कि जयशंकर पर हमला किसने किया और किसके इशारे पर किया, कि तभी जयशंकर को बचाने की सारी संभावनाएं खत्म कर दी गई। लेकिन इस बार हत्या जहर देकर की गई थी। पहले ये माना जा रहा था कि जयशंकर की जान लेने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उन्हें जहर देने वाला कौन था? ये रहे जयशंकर जी के वसीयत के कागजात। इसके मुताबिक ये घर आज से आपका हुआ। पहले पापा को मरवाया, अब तू मेरी माँ का घर लूटना चाहती है। तुझे पापा ने 25% का हिस्सेदार क्या बना दिया? तू सब कुछ ले लेगी। लेकिन मैं देखती हूँ कि तू अपना हक कैसे जमाएगी। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। जयशंकर के रूम में सिर्फ तुम गई, तो जाहिर सी बात है कि जयशंकर के ग्लूकोज में जहर तुमने ही मिलाया होगा। अब सिर्फ इतना बता दो कि जयशंकर को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैंने उनका रूटीन ग्लूकोज उनको लगाया था। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं ये सब क्यों करूंगी? तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगी। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं बताती हूँ, इसमें हमारी सर कोई गलती नहीं है। सर हम लोग सारी दवाइयाँ स्टॉक में निकाल कर स्टोर रूम से नर्स स्टेशन लेके जाते हैं और वहाँ सारी दवाइयाँ हर मरीज के ट्रे में तैयार करते हैं। और सर जब भी ज़रूरत पड़ती है ना सर, तो हम वहाँ से लेके चले जाते हैं। और सर आज भी दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब मैं जयशंकर जी के लिए ट्रे तैयार करके आईसीयू में लेके गई थी सर। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता सर। स्टोर रूम और नर्स स्टेशन के बाहर सीसीटीवी है? हाँ सर, सीसीटीवी है सर। 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालो दोनों रूम की। ओके सर। खाना, अरे खा। चबाना मत, इसमें जहर है। अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना, तो अगली बार तेरे खाने में बिना बताए जहर मिला दूंगी और तेरे साथ साथ तेरे दीदी और तेरे बाप के खाने में भी जहर मिला दूंगी। बोल, बताएगा किसी को कि तूने क्या देखा है? नहीं। कहाँ भाग रहा है तू? कहाँ भाग रहा है? बैठ इधर, बैठ। तेरा बाप तो अब नहीं रहा, लेकिन अगर तूने अपना मुंह खोला ना, तो जहर तो मैं किसी को भी दे सकती हूँ। तेरी उस नकचड़ी बहन को भी दे सकती हूँ मैं। तेरी बहन तो सच बोलती है रे। जो मैं दिखती हूँ वो तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मजबूर किया था मुझे बनने के लिए तेरे बाप ने। लेकिन अब तो वो नहीं रहा, फिर भी मैं बदला लूंगी, समझा? ये देखिए सर, इस लड़की ने जयशंकर की ट्रे में रखी ग्लूकोज में इंजेक्शन से कुछ मिला है, लेकिन पोजीशन की वजह से चेहरा ठीक से। हॉस्पिटल के बाकी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, किसी न किसी कैमरा में उसे जरूर कैप्चर किया होगा। ये देखिए सर, वही लड़की, वही कपड़े। पॉज करो, जूम करो। इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। यस, इस लड़की को मैंने बारात वाली वीडियो में देखा था। हॉस्पिटल का एंट्रेंस का सीसीटीवी लगाओ। ये बात किससे कर रही है? जूम करो। सर ये तो अविनाश है। अगर इस लड़की ने जयशंकर की दवाइयों में जहर मिला है और ये अविनाश से बात कर रही है, इसका मतलब अविनाश और ये लड़की मिले हुए हैं। पुलिस के सामने तहकीकात के 3 पहलू थे। वो कौन था जिसने जयशंकर पर हमले का मास्टर प्लान तैयार किया था, और इस हमले के पीछे उसका मकसद क्या था?
और वो गायब हुई लड़की कौन थी जिसने जयशंकर को जहर दिया था? The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता ये कौन है। अगर नहीं जानते तो इसके साथ हॉस्पिटल में बात क्या कर रहे थे? सर ये तो मुझसे किसी वार्ड नंबर के बारे में पूछ रही थी। इस लड़की को बारात के वीडियो में भी देखा गया है। इसी लड़की ने जयशंकर को हॉस्पिटल में जहर भी दिया है और यही लड़की तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में बातें कर रही थी। क्या ये इत्तेफाक है? सर मुझे क्या पता कि ये लड़की बारात में क्या कर रही थी। सर मैं थोड़ी ना बारात लेके गया था, हो सकता है ये पल्लवी की तरफ से हो। सच बोल रहे थे? सर मैं सच ही कह रहा हूँ। इसे जानते हैं आप लोग? कभी देखा है? नहीं सर, इस लड़की को हमने कभी नहीं देखा है। नहीं सर। इस लड़की का और अविनाश का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। मुझे शक है कि इसी लड़की ने बारात में जयशंकर पे गोली चलाई हो या किसी सुपारी किलर से गोली चलवाई है। क्या चाल चली है? विनय, इस अविनाश पे 24 घंटे नजर रखना। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके सर। छोड़ो ना, दर्द होता है। दर्द होता है? मुझे भी होता था जब तेरे बाप ने मेरे बड़े भाई होने का फर्ज नहीं अदा किया और तेरे पैदा होने के बाद मेरी होने वाली शादी तोड़ दी कि मैं तुझे पाल सकूं और वो रोज रात को अय्याशी करे रोज एक नई औरत के साथ। तुझे तेरी बहन के स्वागत के लिए है। तू देख, इसी सीढ़ियों से मैं उसे गिराऊंगी। दिख रहा है तुझे? सर, अविनाश के कॉल रिकॉर्ड से लेकर बैंक स्टेटमेंट तक सब कुछ खंगाल लिया, लेकिन देख के लगता नहीं कि उसने जयशंकर पे गोली चलाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। सर हेलो। हेलो सर, मेरी बुआ को किसी ने मार दिया है और मेरा भाई भी गायब है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या? आइए सर। सर मेरा भाई शेखर गायब है, ऊपर से बुआ की हालत देखिए क्या हो गया। सर मैं 2 घंटे के लिए फैक्ट्री गई थी। जब घर लौटी तो बुआ की ऐसी हालत थी। और सर मेरा भाई शेखर भी गायब है। आप प्लीज उसे ढूंढिए सर। पूरा घर छान मारो। सर ये तो तेल की बोतल है। पूरे सीढ़ियों पर तेल गिरा पड़ा है, लगता है इसी से फिसल के गिरी होगी। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। शेखर क्या हुआ था? बोलो शेखर, बोलो। मैंने बुआ को मारा क्योंकि वो दीदी को मारने वाली थी। तू देख, इसी सीढ़ियों से मैं उसे गिराऊंगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्लवी ने ये सब कुछ किया है और फिर उसी ने हमें फोन किया ताकि उस पर शक ना जाए? वैसे भी तो केतकी को लेकर वो परेशान रहती थी। ऐसा भी हो सकता है। इस पल्लवी के कॉल रिकॉर्ड निकालो और लोकेशन पता करो और फैक्ट्री में जाके पता करो ये वाकई फैक्ट्री में गई थी या नहीं गई। ये भी हो सकता है कि जयशंकर और केतकी की मौत के पीछे पल्लवी का ही हाथ हो। ओके सर।
अविनाश के साथ देखी गई संदिग्ध औरत से क्या अविनाश वाकई अनजान था या फिर वो खुद भी इस साजिश का हिस्सा था, ये पता लगाने के लिए अविनाश पर भी नजर रखी जा रही थी। और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा था कि वो शूटर कौन था जिसे जयशंकर पर गोली दागने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। रकाबगंज पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर विनय मिश्रा। हाँ सर, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। बोल अब्दुल। सर, एक सुपारी किलर है गोपाल, हरदोई के आसपास छुपा हुआ है। सर आकर दबोच लीजिए, नहीं तो पंछी उड़ जाएगा। ठीक है। सर, इसका नाम गोपाल है, फरीदाबाद का है, हिस्ट्री शीटर है। जिस रात जयशंकर पे गोली चली थी आखिरी बार इसे आगरा में देखा गया था और उसी रात से ये अंडरग्राउंड है। सर, खबरों का ये भी कहना है कि फिलहाल ये हरदोई के आसपास का छुपा हुआ है और भागने के फिराक में है। शहर से बाहर जाने वाले हर चेक पोस्ट में इसकी फोटो सर्कुलेट कर दो। ये किसी भी हाल में हिस्ट्री शीटर गोपाल चाहिए। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो सर, जो सीसीटीवी फुटेज वाली लड़की है वो अविनाश के साथ है अभी। ओके सर, कांस्टेबल प्रसाद का कॉल। बोल रहे अविनाश और सीसीटीवी फुटेज वाली लड़की दोनों को एक साथ राजा मंडी में देखा गया। उठाकर लेकर इन दोनों को। यस सर। नहीं जानता इस लड़की को? हाँ सर, ऐसा लगा था इत्तेफाक। चल बैठ। सर, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। सीधे से मुंह खोलेगा या खातिरदारी कराऊं तेरी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। बता, तेरा और सालेहा का क्या रिश्ता है? सर, सालेहा मेरी वाइफ है। एक बात बता रे, तू क्या सर्वधर्म समभाव का ब्रांड एम्बेसडर है क्या? पल्लवी तेरे लिए बारात ला रही थी, सालेहा से तूने कोर्ट में शादी की। कोई और भी है क्या जिसके साथ तूने चर्च में शादी की? नहीं सर, मैंने सिर्फ सालेहा से ही शादी की थी क्योंकि मैं और सालेहा कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। लेकिन मेरी माँ हमारे इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि सालेहा सर एक मुस्लिम लड़की है, इसलिए मैं और सालेहा ने जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया सर। इस उम्मीद पर कि सही वक्त देखकर अविनाश हमारे बारे में अपनी मम्मी को सब कुछ बता देगा। सर, पल्लवी तो मुझसे शादी करने के लिए पिछले 2 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मैं उसको भाव नहीं दे रहा था। एक दिन वो जिद में आकर के मेरी माँ से बात कर ली। मेरी माँ को तो पल्लवी पहले से ही पसंद थी, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें उनके जायदाद का लालच था। देख अविनाश, आज ये रिश्ता खुद चल कर आया है, कैसे मना कर दूं? जयशंकर भाई साहब की सही वारिश तो पल्लवी ही होगी। शेखर तो वैसे भी डिपेंडेंट ही रहेगा। एक बार तूने हाँ बोल दी ना तो वो लोग तुझे फैक्ट्री सुपरवाइजर से जनरल मैनेजर की पोस्ट दे देंगे। लेकिन माँ, बस इस बारे में अब हम कोई बात नहीं करेंगे। सर, मैं माँ को मना नहीं पाया, लेकिन मेरे पास एक प्लान था। सर, पल्लवी थोड़ी जिद्दी किस्म की लड़की थी, तो मैंने सोचा कि 2-3 महीने में उसे किसी बहाने से मैं तलाक दे दूंगा और फिर सालेहा को माँ से मिलवा दूंगा, क्योंकि पल्लवी से शादी के गलत फैसले से दुखी मेरी माँ सालेहा को जरूर अपना लेती। अविनाश ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं माना और फिर उस रात मैं बारात में चली गई बिना अविनाश को बताए। मैंने सोचा कि मैं सबको बता दूंगी कि अविनाश मेरा पति है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, जयशंकर जी को गोली लग गई। ये गोली तूने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर से चलवाई थी क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर पल्लवी ने तलाक नहीं दिया तो क्या होगा, इसलिए जयशंकर पर तूने कॉन्ट्रैक्ट किलर से गोली चलवाई। नहीं सर, ये गलत है, मैंने किसी भी गोली नहीं चलवाई है। अच्छा, तो तेरी बीवी पल्लवी के बारात में क्या कर रही थी? मैं बताऊं, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को जयशंकर को दिखाने के लिए वहां गई थी। नहीं सर, मैंने गोली नहीं चलवाई। लेकिन जयशंकर की दवाई में जहर तुमने मिलाया था, फुटेज है हमारे पास। हाँ, मैंने मारा है जयशंकर को क्योंकि मैं अपने शौहर की दूसरी शादी होते नहीं देख सकती थी। जयशंकर जी के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मैं रोज छुप छुप कर पल्लवी और अविनाश पर नजर रखती थी। मुझे यकीन हो गया था कि अविनाश मुझे धोखा देगा। मैंने सोचा कि अगर जयशंकर जी मर जाए तो अविनाश तो अपने आप ही पल्लवी को छोड़ देगा। तब मैंने जयशंकर को मारने का सोचा ताकि पल्लवी अपने बाप की मौत के गम में ऐसा डूब जाए कि अपनी शादी को ही भूल जाए। मुझे ये बात उस दिन पता चली जब सालेहा मुझे हॉस्पिटल के गेट के बाहर मिली थी। सर, मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं सालेहा को बहुत प्यार करता हूँ सर, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हुआ था।
ये केस यहीं पर खत्म नहीं होता। अब भी इस राज से पर्दा उठना बाकी है कि बुआ को किसने मारा और जयशंकर पर गोली किसने चलाई। जिस तरह अविनाश को पता नहीं था कि सालिया ने जयशंकर को जहर दिया है, तो हो सकता है उसी तरह साले को पता नहीं होगा कि अविनाश ने गोली चलवाई और ये अविनाश जानबूझकर हमसे झूठ बोल रहा है। अविनाश और गोपाल का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अविनाश के बैंक स्टेटमेंट निकालो और जल्द से जल्द इस गोपाल को ढूंढने की कोशिश करो। ओके सर। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तेरी वजह से मेरे पापा नहीं रहे। तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ऑलरेडी शादीशुदा है तो हिम्मत करता, बता देता मुझे। इतना प्यार किया तुझे, क्या कमी थी मुझ में? लेकिन तूने धोखा दिया है मुझे, धोखा। पल्लवी का मोबाइल लोकेशन केतकी के मर्डर के वक्त पल्लवी के फैक्ट्री का ही था। पल्लवी के फैक्ट्री के स्टाफ ने इस बात की पुष्टि की है कि उस वक्त वो अपने फैक्ट्री में ही थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से केतकी की मौत शाम के 4 से 5 बजे के बीच हुई थी। और हैरानी वाली बात यह है कि सीढ़ियों से गिर के सर पे चोट लगने की वजह से मौत नहीं हुई थी सर, मौत हुई थी सफोकेशन की वजह से। इसका मतलब उसे गला घोट कर मारा गया है? यस सर, किसी चीज से दबा के सांस रोक के उसे मारा गया है। और ये काम शेखर का नहीं हो सकता। शेखर केतकी को सीढ़ियों से धक्का जरूर दे सकता है, लेकिन गला घोट कर मारे इतनी ताकत उसमें नहीं है। सर, उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि केतकी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। क्या? इसका मतलब केतकी के जिंदगी में कोई तो था। और ये पल्लवी जो बार बार हमें केतकी के बारे में बोल रही थी, वो शायद सच हो सकता है। हाँ, है ना मेरे पापा की दुश्मन। कौन? मेरी बुआ, क्योंकि सर वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें शेखर की मदद लेनी थी, क्योंकि वही उसके करीब था और उसी के साथ रहता था। रिमांड होम में बात करके शेखर के लिए साइकियाट्रिस्ट की अरेंजमेंट करो। सर, शेखर, बिना डरे हुए साफ साफ बताओ, आपको क्या पता है? बोलो बेटा, देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं आपके पास, बताओ। बुआ मुझे डराती थी ताकि मैं उसके सीक्रेट किसी को न बोलूं। बुआ जब सीढ़ियों से गिर गई थी तब आप अलमारी में क्यों छुप गए थे? बुआ मुझे डराती थी ताकि मैं उसके सीक्रेट किसी को न बोलूं। बुआ जब सीढ़ियों से गिर गई थी तब आप अलमारी में क्यों छुप गए थे? बुआ और वो मुझे अलमारी में बंद कर थी। बुआ और कौन? आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? देखो 3 + 8 लिखो यहाँ पर। अब लिखो 4 + 5। पर मुझे तो ये चैप्टर नहीं पढ़ना। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। चलो आओ। विनय सर, उठाकर लेकर इस देव को। ओके सर। सर 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 कुछ नहीं किया सर। मैं बेकसूर हूँ, मैं भला केतकी को क्यों मारूंगा सर? तो तेरा मोबाइल केतकी के घर पे क्या घास चरने गया था, या तू मोबाइल को केतकी का घर दिखाने गया था? एक बात बता, तेरा और केतकी का अफेयर कब से चल रहा था? 5 महीने तो मिनिमम पकड़ के ही चल, क्योंकि केतकी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी सर? प्रेग्नेंसी तुझे नहीं पता? सर, मैं और केतकी 6 महीने से रिलेशनशिप में थे सर। मैं अपने मिडिल क्लास बैकग्राउंड और मम्मी के डिसिप्लिन से तंग आ चुका था सर। सर, मैं भी दूसरे लड़कों की तरह अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता था। इसीलिए सर मैंने जयशंकर अंकल से कह के शेखर के लिए पर्सनल ट्यूशन शुरू कर दी। मैंने केतकी के अकेलेपन को दूर किया और जानबूझ के उससे दोस्ती की।
ताकि मैं उसका दिल जीत सकूं और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकूं। सर मुझे 1 महीने पहले पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसने बच्चा गिराने के लिए मना कर दिया। सर वो मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं उससे शादी कर लूं, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना सर। मैं उसे अबॉर्शन के लिए राजी करने गया, पर जब मैंने वहां जाके देखा सर वो अधमरी कंडीशन में पड़ी थी, तो मुझे लगा ये सही मौका है। मैंने उसका मुंह दबाया और मार दिया उसे। बोल किसने दी सुपारी? साहब एक औरत ने दी थी सुपारी, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता साहब। किसने दी थी सुपारी? नहीं साहब, ये तो वो औरत है जिसको मारना था। क्या? इसको मारने की सुपारी मिली थी? हाँ साहब, उस रात गोली तो मैंने इसी पे चलाया था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया और उस आदमी को लग गई, इसलिए मैं आगरा छोड़ के भाग गया था साहब। नाम बताओ उस औरत का। वो तो नहीं पता साहब। इन दोनों में से कोई थी? ये थी साहब। अभी तक बहुत कहानियां सुनाई तुमने हमें, अब कहानी नहीं, सिर्फ सच्चाई सुननी है। हल्दी वाले दिन तुझे पता है ना आज मेरी हल्दी है और तू अब तक नहीं है, क्यों? हाँ? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। शेखर, क्या हुआ? शेखर, तू रो क्यों रहा है? प्लीज मत जाओ, बुआ मुझे मारेगी। लेकिन क्यों? सर मैं बुआ से बात करने जा रही थी कि मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए सुना। मुझे बुआ की प्लानिंग पता चल गई थी। मैंने पापा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हो सकता है कि शुरुआती टाइम पे बुआ सीधी होंगी, लेकिन इस बार तो उनके ढंग ही बदल गए थे। लेकिन मैं उनके इरादों को पूरा नहीं होने देती। इससे पहले कि बुआ मेरे परिवार को कुछ नुकसान पहुंचाती, मैंने सुपारी किलर गोपाल को हायर किया। बुआ को मारने के लिए उसे पैसे दी, लेकिन बुआ बच गई और पापा बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा पल्लवी। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी होती है। अगर तुम्हारी सोच अच्छी होती ना तो आज तुम्हारे पापा और बुआ दोनों जिंदा होते। मुझे अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अपनी हर बात हमसे शेयर करें, लेकिन जब उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है तो वो अक्सर ऐसे कदम उठा बैठते हैं जैसा कि पल्लवी ने उठाया। माना कि पल्लवी और शेखर हमेशा माँ के प्यार से वंचित रहे, लेकिन जयशंकर ना अच्छे पिता बन पाए बल्कि अपनी बहन केतकी की हताशा की वजह भी बने, जिसने केतकी को उसके बच्चों को यातना देने के लिए उकसाया। और पल्लवी ने ऐसा कदम उठाया जो पूरे परिवार के बिखर जाने की वजह बन गया। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई शानदार शादियां कुछ दिन भी नहीं टिक पाती और सीधे साधे विवाह खुशहाली की मिसाल कायम कर जाते हैं। जरूरत है सिर्फ जमीनी स्तर पर रिश्तों को दुरुस्त करने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को सीख हम सबको। जय हिंद।